चलिए देखिए, हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता रहे थे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं लिखवाए थे, उत्तल दर्पण भी लिखा दिए थे, लेकिन इसको समझा रहे थे। कल एक विद्यार्थी थे जो समझ नहीं पा रहे थे। खैर आज फिर से समझाते हैं उसी चीज़ को। देखिए, अवतल दर्पण में हम फर्स्ट बार बताए थे कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं। तो अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतित या कलई किया हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बाहरी सतह तथा परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और बताए थे कि दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को, ज्यामितीय मतलब माप के बराबर बराबर, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव की मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। आप स्केल से मिलाइएगा, हमारा हाथ से मिलाते इसलिए टेढ़ा हो जाता है, आप लोग स्केल से मिलाइएगा। ये प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बता दिए थे इतना चीज। और अवतल दर्पण में क्या बताए थे कि वैसा गोलीय दर्पण, मान लिया जाए ऐसा बनाते फिगर, या आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, इसी के जैसा ऐसा बना देते हैं। तो ये बाहर से कलई किया हुआ है, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक सतह रजतित या कलई किया होता है यानी अंदर से, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक सतह रजतित या कलई किया हुआ होता है तथा परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। परावर्तक सतह दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि अवतल दर्पण में शकल हम इधर से देखेंगे, लेकिन इसमें शकल को हम इधर से देखेंगे। प्रतिबिंब, शकल मीन्स प्रतिबिंब, इधर से देखेंगे, है ना। तो और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, मान लो यहाँ C रहेगा, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहेंगे। अब हम जब इधर से चेहरा देखेंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उधर भाग जाएगा। जब इसको डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु से कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे, है ना। ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो गया था। अब हम आपको बताए थे कि इसका सारा डिफिनीशन लिखाएंगे। ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, सारा का हम परिभाषा लिखाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है, आपको बताए थे कि इसका सारा पॉइंट हम लिखवाएंगे। तो सबसे पहले है ध्रुव, पोल, दूसरा नंबर पे है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा नंबर पे है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष,
प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस। चौथा नंबर पे प्रिंसिपल फोकस, फोकस दूरी या फोकसांतर, फोकल लेंथ। छठा नंबर पे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द्वारक, अपर्च्योर। पढ़ने के लिए आ गया। तो है पहला नंबर पे ध्रुव है यानी पोल। तो दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। बताए थे हम, अभी लिखवा दे रहे हैं, है ना। दूसरा नंबर पे है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा नंबर पे था प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ नोट कीजिए ये वाला। और आगे बचता है मुख्य फोकस, फोकस दूरी, सब लिखवा रहे हैं, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हाँ देखिए, चौथा क्या है, मुख्य फोकस। पहले हम अब 3 ऊपर लिखाए हैं। क्या क्या लिखा है जो समझ लीजिए पहले। सबसे पहले हमने लिखा है ध्रुव। सबसे पहले क्या लिखा है बाबू? अच्छा, ऊपर नहीं दिखता है, यहीं पे समझा देते हैं। सर आप लिखे होंगे अभी, तो वहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम ध्रुव लिखाए हैं। तो ध्रुव का परिभाषा क्या लिखाए थे कि दर्पण के, यहाँ पे हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का फिगर बना दिया है, यानी पिक्चर, तस्वीर बना दिए हैं। तो इसमें समझाएंगे दोनों फिगर में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या अंतर होता है, बस अभी समझाते चलेंगे। तो दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु, ज्यामितीय मतलब नाप करके दोनों तरफ से जो बीच में आएगा उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। तो जो परिभाषा इसके लिए वही परिभाषा इसके लिए। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं पहला परिभाषा में। दूसरा परिभाषा लिखा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में हम बताएं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C के द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे गोल बनेगा तो इसका केंद्र यहाँ मान लेते हैं आएगा, तो यही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ भी ये उत्तल दर्पण है तो ये गोल इस तरह से बनेगा, तो इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ आएगा। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा में हम लिखाए हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष में क्या लिखाए हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यदि हम इसको मिला दें, आप स्केल से मिलाइएगा, है ना, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है हम लोगों का, तो ये प्रधान अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। तो यहाँ भी ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा खंड को प्रधान अक्ष कहेंगे।
प्रधान अक्ष कहेंगे, गड़बड़ हो गया ना। अच्छा, ओहो, लीजिए यहाँ पे सी है, ठीक है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये भी यहाँ प्रधान अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष कहलाएगा। समझा दे रहे लास्ट। फिर है मुख्य फोकस। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, समांतर मतलब एकदम बराबर दूरी में, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, देखिए प्रधान अक्ष ये था, इस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ी एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस कहते हैं, इसे बड़ी एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें इधर गया, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती, देखिए इसमें मालूम पड़ेगा, इसमें देखेंगे चेहरा इधर से, तो इधर से प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस तरह उलट जाएगा, बाहर की ओर भागेगा। तो यदि हम इसको डॉट डॉट लाइन से बाहर की ओर भागेगा, तो यदि हम इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो पता चलेगा, ऐसे भाग जाएगा, ये टेढ़ा हो जा रहा है, आप सही से बनाइएगा। तो डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, गड़बड़ा जा रहा है जी, कोई बात नहीं, गड़बड़ा के जाएगा कहाँ, ठीक हो गया है ना। तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इधर से गया, टकरा के इधर भागा, लेकिन जब इसको हम डॉट डॉट से मिलाएं तो मुख्य फोकस से जाती हुई या गुजरती हुई मालूम होती है। इसको बड़ी एफ से सूचित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। अब आगे लिखा है फोकस दूरी या फोकसांतर। तो इसमें फोकल लेंथ ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, देखिए तो ये ध्रुव है और मुख्य फोकस ये है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक को छोटी एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को छोटी एफ से सूचित किया जाता है, यानी फोकस दूरी। यहाँ भी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को छोटी एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और बाद में है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, देखिए ध्रुव यहाँ, वक्रता केंद्र यहाँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। दूरी को 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ भी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ और है, द्वारक, अपर्चूर। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये दर्पण इतना चौड़ा है तो इसका द्वारक कहलाएगा। अगर दर्पण और छोटा रहेगा तो उसका द्वारक कहलाएगा। चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को कितना चौड़ा है, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिगर से भी समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और है वो हम समझाते हैं अभी। गौण अक्ष है, गौण अक्ष, सेकेंडरी एक्सिस। देखिए इसको क्या बोलेंगे, देखिए गौण अक्ष बताए थे। गौण अक्ष क्या है, गौण अक्ष या इसी को द्वितीयक अक्ष बोलते हैं, यानी सेकेंडरी एक्सिस। देखिए इसको क्या है कि जब वक्रता केंद्र और ध्रुव P को छोड़कर, इसको छोड़कर यानी ध्रुव P को छोड़कर दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को गौण अक्ष या द्वितीयक अक्ष कहते हैं। जैसे समझिए कैसे, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण को बाहरी सतह कलई किया हुआ होता है। अवतल दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ होता है ना। तो दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को सी यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष, हाँ, ये सी हो गया और ये ध्रुव हो गया यानी ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो यहाँ क्या बोला है, जब वक्रता केंद्र लेकिन ध्रुव P को छोड़कर यानी इसको छोड़कर दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को गौण अक्ष कर, जैसे यहाँ कोई बिंदु दीजिए, मिला दीजिए, गौण अक्ष कहलाएगा। यहाँ कोई बिंदु दीजिए, मिला दीजिए, गौण अक्ष कहलाएगा। यहाँ भी कोई बिंदु दीजिए, सी से मिला दीजिए, गौण अक्ष कहलाएगा। यहाँ भी कोई बिंदु दीजिए, सी से मिला दीजिए, गौण अक्ष कहलाएगा। यहाँ भी कोई बिंदु दीजिए, सी से मिलाइए, गौण अक्ष कहलाएगा। यहाँ भी कोई बिंदु दीजिए, गौण अक्ष कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और समझिएगा, जब गौण अक्ष से प्रकाश आपतित होगी तो इसी से जाएगी और परावर्तन के बाद इसी पे लौट आएगी। सारा किरण गौण अक्ष से जितने भी किरण जाएगी इस किरण से और इसी पे लौट आएगी परावर्तन के बाद। सी से जाएगी और सी पर ही लौट आएगी। परावर्तन के नियम अभी बताएंगे। यहाँ भी इधर से जाएगी दर्पण में, परावर्तन के बाद सेम लाइन पे लौट आएगी। सारे में परावर्तन के बाद जब सी से कोई आपतित किरण जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद सी पर ही लौट जाएगा। जैसे इधर दर्पण है, हम यहाँ सी से इधर की ओर टॉर्च जलाएंगे इसे, तो देखते हैं आईना में, जैसे ये आईना है, देखिएगा एक मिनट, ये आईना है तो हम लाइट उधर से आ रहा है ऐसे करते हैं तो उधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। यानी हम अगर टॉर्च इस पे जलाएंगे तो टॉर्च पे रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे करके टॉर्च जलाएंगे तो इधर से जलाएं तो उधर जाके छाया बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे अभी देखिए आपके तरफ जा रहा होगा लाइट जा रहा है, वो लाइट मतलब जो लाइट जल रहा है वो आपके तरफ जा रहा है, इधर जल रहा है उधर जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जलाएंगे और टॉर्च पर आएगा उसका रिफ्लेक्ट होकर के। तो यहाँ सी से अगर कोई टॉर्च जलाएंगे तो किरण जाएगा और टॉर्च पर लौट के आएगा। यानी जब कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही लौट आती है। कोई दिक्कत नहीं। जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वह वक्रता केंद्र पर ही लौट आती है। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं गौण अक्ष। फिगर के साथ आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, है ना। जरूरी है, इसको नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखिए क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो समझिएगा क्यों कहते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण हमने बनाया है, इसी को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, बाहर सतह कलई किया हो, कलई या रजतित किया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण का जो केंद्र होता है अवतल दर्पण के ओर ही होता है। तो ऐसे इसको बोले हैं कि अवतल दर्पण का दोनों सिरा मतलब ये दोनों किनारा लास्ट वाला प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है। प्रधान अक्ष इधर है, इधर नहीं है। जने से चेहरा देखेंगे उधर ही प्रधान अक्ष होता है, मेन प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है।
प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, अभी बताए थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती मालूम पड़ती है उसे एफ कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, है न। तो जितना भी समानांतर आपतित किरणें, अगर यहाँ से समानांतर आपतित किरणें जाएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही जमा होगा। यहाँ से भी डालेंगे आपतित किरणें तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होगा। यदि यहाँ से भी जाएगा समानांतर आपतित किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर तो मुख्य फोकस पर ही जमा होगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है या अभिसरित होती है। वही लिखे देखिए, अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर जमा होती है या अभिसरित होती है, यानी मुख्य फोकस पर जाके जमा हो जाता है या अभिसरित होता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और डाल सकते हैं समानांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष ये है, इसके समानांतर आपतित किरणें जितना भी डालिए, यहाँ से डालिए आपतित किरणें समानांतर तो ये भी मुख्य फोकस पर जमा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस पर जमा हो जाएगा। और यहाँ से भी डालिए समानांतर, ये भी मुख्य फोकस पर जमा हो जाएगा। इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा बात, क्योंकि इसका दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ होता है और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है या जमा होती हुई प्रतीत होती है। इसलिए जमा होती है या अभिसरित होती है, जमा होने का मतलब अभिसरित होना, इसीलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। नोट कर लीजिए, फिगर के साथ नोट कीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। बहुत आसान, समझेंगे। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं पहले, तो जिसका अंदर का सतह यानी ऐसे गोला है तो अंदर का सतह कलई किया हुआ रहेगा, तो इसका केंद्र इधर रहेगा। जब ऐसे गोला बनाएंगे तो केंद्र इसका इधर रहेगा, हम चेहरा देखेंगे इधर से इधर की ओर। तो प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए तो प्रधान अक्ष इधर है तो क्या दर्पण के पीछे चेहरा देखेंगे हम इधर से, तो जिधर से चेहरा देखेंगे उधर प्रधान अक्ष होना चाहिए। तो इसी को हम और आगे बढ़ा देंगे तो प्रधान अक्ष ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ वही बोले हैं प्रधान अक्ष इधर कहलाएगा जिधर से हम चेहरा देखेंगे, दर्पण के पीछे कुछ नहीं। जैसे ये बोर्ड लगा, मान लो ये दर्पण है, इसके पीछे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जब भी करेंगे दर्पण के आगे कुछ करेंगे। तो दर्पण के आगे प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाएगी। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें बाहर की ओर फैलेगी, जो कि डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ से फैलती हुई मालूम पड़ेगी, जिसको मुख्य फोकस कहते हैं हम लोग। और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैलेगा। समानांतर आपतित किरण, टॉर्च जलाएंगे, ऐसे किरण डालेंगे तो ये बाहर लौट जाएगा बाहर की ओर। जब इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो पता चलेगा मुख्य फोकस से फैल रहा है या अपसरित हो रहा है। एक और बनाएंगे, अगर आपतित समानांतर आपतित किरणें, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से बाहर की ओर फैलती हुई मालूम पड़ेगी। इधर से भी समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैलती हुई मालूम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। वही लिखे यहाँ पे, उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के
समानांतर आपतित किरणें, देखिए प्रधान अक्षीय था, इसके विपरीत उल्टा साइड मुड़ा हुआ है दोनों सिरा, और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है, जो मुख फोकस से फैलती हुई या अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आएगा, आगे चल करके इम्पॉर्टेंस अब मैथ आएगा। अवतल दर्पण में साबित करें f बराबर छोटकी f बराबर r/2। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूव करेंगे। f बराबर r/2। f क्या है? फोकस दूरी है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। रट लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अगले क्लास में हम लोग इसको साबित करेंगे। फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक याद करेंगे और कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।